गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने चैप्टर 2 जीएसटी का शुरू करा था, सप्लाई। और उसमें मैंने आपको ना आर्टिकल 366 क्लॉज 12A बेटा क्या कहता था हमने पढ़ा था कल। आर्टिकल 366 क्लॉज 12A कहता था जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा गुड्स में क्या आता है क्या नहीं आता हमने सब कल देखा। और सर्विसेज ये भी देखा। और बोथ ये भी हमने कल देखा, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये भी बेटा कल हमने समझा था। अब जो मेन हमारा मतलब रहता है वो मतलब रहता है बेटा जीएसटी किस पे लगता है बेटा, सप्लाई पे। आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा बच्चे, अगर आपको याद हो ना तो मैंने आपको इस वर्ड का मतलब बताया था बेटा, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई। बेटा टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब हुआ? टैक्सेबल इवेंट का मतलब हुआ ऐसी कौन सी घटना घटित हो कि हम कहें आपके ऊपर टैक्स लेवी हो गया। जैसे बेटा पहले के टाइम में एक्साइज ड्यूटी जब थी तो बेटा एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट होता था मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा कौन सा इवेंट, ऐसी कौन सी घटना घटित हो कि हम कहें कि आपके ऊपर क्या लग गई, एक्साइज ड्यूटी। और उस घटना का नाम था मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही बेटा सर्विस टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ऐसी कौन सी घटना घटित हो कि हम कहें आपके ऊपर क्या लग गया, सर्विस टैक्स। तो दैट इवेंट, दैट घटना was known as rendering of services. दैट मेरी बात सुनना आप। तो बेटा एक्साइज ड्यूटी के लिए बचे टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस टैक्स के लिए बेटा टैक्सेबल इवेंट था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल्स टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट था सेल्स। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बेटा अब जीएसटी के केस में बचे टैक्सेबल इवेंट किसको माना गया है, सप्लाई को। मतलब ऐसी कौन सी घटना घटित हो कि हम कहें आपके ऊपर क्या लग गया, जीएसटी, और उस घटना का नाम है सप्लाई। तो बेटा अब सप्लाई क्या होती है, सप्लाई में क्या आता है, ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, समझना शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, सप्लाई क्या लिखा हुआ है बेटा, इंक्लूड्स। यानी बेटा एक बात नोटिस करो, सप्लाई होती क्या है वो नहीं बताया हुआ है बेटा। आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बताता है सप्लाई में आता क्या है। सप्लाई होती क्या है वो नहीं पता बेटा हमें। हाँ, सप्लाई में आता क्या है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 आपको बताता है। तो बेटा एक बात नोटिस करना, सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई होती क्या है वो हमें नहीं बता रखा है सीजीएसटी एक्ट 2017 ने। बल्कि सीजीएसटी एक्ट 2017 ने हमें क्या बता रखा है, सप्लाई में आता क्या क्या है। और बेटा अगर आप देखोगे ना, टोटल कितने क्लॉजेज है बेटा, टोटल 4 क्लॉज है। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी और 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो 4 क्लॉजेस हमें पढ़ने हैं जिन्हें सप्लाई माना गया है। आ जाओ मेरे साथ साथ, करना शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ध्यान से समझना है बेटा मेरे साथ साथ। यहां पर देखो,
आ जाओ क्लॉज ए पढ़ते हैं। देखो बेटा फिर समझना शुरू करेंगे। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in course or furtherance of business। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। पता है बच्चे, ध्यान से मेरी बातें सुननी है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? सुनो, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स है बच्चे। बेटा सबसे पहले ना उन्होंने आपको क्या बताया है कि सप्लाई किस किस को माना गया है। उन्होंने पहले पॉइंट में कहा, उन्होंने कहा सेल सप्लाई होती है। अभी सबका मतलब देखेंगे बेटा। ट्रांसफर इज अ सप्लाई, बार्टर is a supply, exchange is supply, rental is supply, लीज को सप्लाई माना गया है, लाइसेंस को सप्लाई माना गया है एंड डिस्पोजल। तो बेटा अगर देखा जाए तो टोटल 8 चीजें हैं बेटा, काउंट कर लो चाहे। टोटल कितनी चीजें हैं? 8। इन 8 चीजों को सप्लाई माना गया है। ये पहला असेंशियल एलिमेंट है। किस किस को? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस एंड डिस्पोजल। इन 8 चीजों को क्या माना गया है? सप्लाई। कुछ और शर्तें भी हैं अभी बेटा। प्रोवाइडेड बेटा, प्रोवाइडेड इन 8 चीजों को सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड दे आर फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन का होना जरूरी है। प्रोवाइडेड दे आर फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, दे आर फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। और फोर्थ, इन कोर्स और फर्दरेंस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये 4 असेंशियल एलिमेंट्स हैं क्लॉज ए के। अगर हम ये चारों असेंशियल एलिमेंट्स बेटा पढ़ लें, हमारा क्लॉज ए खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा। कितनी चीजों को सप्लाई माना गया है? 8। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल। तो इन 8 चीजों को सप्लाई माना गया है, प्रोवाइडेड दे आर फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्लॉज ए में फॉल करने के लिए आपको इन चारों शर्तों को क्या करना पड़ेगा बेटा? सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा। जब तक ये चारों शर्तें सेटिस्फाई नहीं होंगी, आप क्लॉज ए में फॉल नहीं करोगे। चलो बेटा कॉपी करो, फिर हम समझना शुरू करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बच्चे, चलो आओ मेरे साथ साथ एक एक करके ना बेटा पहले इन्हें समझना शुरू करते हैं। पहला कौन सा था? सेल। और दूसरा कौन सा था? ट्रांसफर। आ जाओ इन दोनों को एक साथ समझेंगे। सेल और ट्रांसफर को एक साथ समझेंगे बेटा। आ जाओ मेरे साथ साथ। सेल एंड ट्रांसफर।
चलो मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। व्हाट इज द डिफरेंस बेटा बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर? तो एक तरफ है बेटा सेल और एक तरफ है ट्रांसफर। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि सेल सेल और ट्रांसफर में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मुझे पता है सेल और ट्रांसफर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सेल में बेटा ओनरशिप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। तो ये बात तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पढ़ी है ना। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से अगर आप सेल की डेफिनेशन देखो तो कुछ ऐसी थी, सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर seller agrees to transfer property in goods to the buyer for a price। तो सेल में बेटा हमेशा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा ओनरशिप का ट्रांसफर। तो बच्चे सेल में हमेशा बताओ किस चीज का ट्रांसफर होगा? सेल में हमेशा ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है बच्चे। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें बेटा ट्रांसफर की, तो बेटा ट्रांसफर में ना ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर में ट्रांसफर होता है बेटा पोजेशन का। मतलब सेलर ने अपने गुड्स का पोजेशन किसको दे दिया? बायर को। एक पार्टी ने अपने गुड्स का पोजेशन दूसरी पार्टी को दे दिया। याद रखना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, गुड्स का सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर में ट्रांसफर होता है बेटा किसका? पोजेशन का। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड ट्रांसफर। तो ये बात याद रखना बेटा, सेल और ट्रांसफर में बेसिक डिफरेंस बेटा यही है। सेल में ट्रांसफर किसका होता है? ओनरशिप का। जबकि ट्रांसफर किस चीज का होता है बेटा? पोजेशन का ट्रांसफर होता है। हो सकता है बेटा आप लोग मुझसे ये बात आर्ग्यू भी करो कि सर हमने कैपिटल गेन चैप्टर में हमने सर कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 हमने पढ़ा है जो बताता है ट्रांसफर के बारे में कि ट्रांसफर में क्या क्या आता है। और अगर मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर देखूं ना बेटा, तो सबसे पहली चीज उसमें थी ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल। लेकिन बेटा हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर हमें ट्रांसफर का रिलेशन देखना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी, ना कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन्स यानी इनकम टैक्स। तो ट्रांसफर और सेल कैपिटल गेन चैप्टर के हिसाब से एक ही चीज हो सकती है बेटा। कैपिटल गेन में ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, मतलब ट्रांसफर और सेल एक ही चीज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन बेटा हमें यहां पर ट्रांसफर का मतलब देखना है इन रिलेशन टू जीएसटी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी। ठीक है बेटा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 अप्लाई मत करने बैठ जाना। ये मत कहना कि सर ट्रांसफर और सेल तो एक ही बात होती है। होगी बेटा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं बच्चे। जीएसटी के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सेल और ट्रांसफर को दो अलग अलग चीजें मानी गई हैं। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। तो बच्चे सेल और ट्रांसफर में मैंने बताया ना बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, यही है बेटा बेसिक डिफरेंस। सेल में किसका ट्रांसफर होता है बेटा? ओनरशिप का,
प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, जबकि ट्रांसफर में ट्रांसफर सिर्फ किस चीज का हो रहा है? पोजेशन का। ओनरशिप रिमेन्स विद सेलर यानी ट्रांसफरर। कॉपी करो बेटा। ये तो हो गया हमारा सेल और ट्रांसफर। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट बेटा कवर हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट करें बेटा आगे। देखो अच्छा बेटा, अब हम अगले दो एक साथ करेंगे, बाटर और एक्सचेंज। ये दोनों हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि इनमें बेटा माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए एक साथ समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे। आ जाओ बेटा। अगला है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, बाटर एंड एक्सचेंज। लिखो बेटा। बाटर एंड एक्सचेंज लिखो। एक तरफ है बेटा बाटर और एक तरफ है बेटा एक्सचेंज। एक तरफ है बेटा एक्सचेंज। अच्छा बच्चे, एक बात है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बाटर सिस्टम, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा। बाटर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता है फॉर गुड्स, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता है। गुड्स के बदले क्या दिए जाते हैं? गुड्स, या हो सकता है मे बी बेटा सर्विसेज के बदले क्या दी जाए? सर्विसेज। या हो सकता है बेटा गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज, है ना? गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज, और गुड्स में बी एक्सचेंज्ड फॉर सर्विसेज। दिस इज बाटर। बेटा बाटर में कभी भी ना मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। नो मनी इज इन्वॉल्व। नो मनी इज इन्वॉल्व। बाटर में कंसिडरेशन हमेशा नॉन मॉनेटरी होता है बेटा। बाटर में जो कंसिडरेशन है वो हमेशा नॉन मॉनेटरी होता है। ये बात याद रखना बेटा। बाटर में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। बाटर में कंसिडरेशन हमेशा नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है। गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, गुड्स के बदले सर्विस। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे बात एक्सचेंज की करूं, तो बेटा एक्सचेंज में ना, मेरी बात सुनना बेटा, जैसे आ, आप पुरानी कार देके बेटा ओल्ड कार, सॉरी, पुरानी कार देके आप न्यू कार परचेज करते हो, दैट इज नोन एज क्या? एक्सचेंज। जैसे बेटा आपने ओल्ड कार दी अपनी, आपने अपनी ओल्ड कार दी, ठीक है, और ओल्ड कार को आपने एक्सचेंज किया विद अ न्यू कार। आप ये नहीं बोलोगे कि आपने ओल्ड कार को बार्टर किया है विद न्यू कार, नहीं बेटा। ओल्ड कार इज एक्सचेंज्ड फॉर न्यू कार। ओल्ड कार इज एक्सचेंज्ड फॉर न्यू कार। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप ओल्ड कार दोगे और बदले में न्यू कार लोगे, तो मनी इन्वॉल्व होगा या नहीं? बिल्कुल होगा बेटा। पुरानी कार देके नई कार लोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा बेटा, देना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो याद रखना,
एक्सचेंज में पैसा इन्वॉल्व होता है बेटा, मनी इज इन्वॉल्व। तो अगर तो गुड्स के बदले गुड्स हैं, या सर्विस के बदले सर्विस है, या गुड्स के बदले सर्विस है, तो याद रखना दैट इज बार्टर बिकॉज मनी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हो प्लस कुछ कैश भी दे रहे हो, दैट अमाउंट्स टू एक्सचेंज। पक्का बताओ, क्लियर? तो अगर पैसा इन्वॉल्व है वो एक्सचेंज है बेटा, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो बेटा बार्टर है। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट हो गया, डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। ये आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। समझ आया बेटा सबको? चलें आगे चलें। लो बेटा, हमने चार चीजों के मतलब कर लिए हैं बेटा। अब आते हैं अगला, अगले दो भी हम बेटा एक साथ करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? रेंटल और लीज। ये दोनों भी हम एक साथ करने वाले हैं बेटा, आ जाओ। अब ये बेटा लीज और रेंटल में क्या डिफरेंस है? सिंपल सिंपल, लीज एंड रेंटल। तो एक तरफ है बेटा रेंटल, रेंटल, और एक तरफ है बेटा लीज। बेटा वैसे ना, वैसे रेंटल और लीज बेटा एक बात होती है, वैसे मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेटा छोटे छोटे एक दो डिफरेंस निकल आते हैं। जैसे बेटा रेंटल, रेंटल मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। आप रेंट पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, और रेंट पे बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हो आप। तो आप रेंट पे मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हो। लेकिन बेटा लीज जो होती है ना बेटा, लीज कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे नहीं दी जाती है बेटा। लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। तो ये एक डिफरेंस आता है बिटवीन रेंटल और लीज। और एक और डिफरेंस आता है बेटा, जो रेंटल है ना वो जनरली छोटे पीरियड के लिए होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। और बेटा जनरली जो स्टैंडर्ड नॉर्म चलता है ना, दैट इज 11 मंथ्स। रेंट का जो अग्रीमेंट बनता है वो जनरली 11 महीने का बनता है। हर 11 महीने के बाद अग्रीमेंट को बेटा रिन्यू किया जाता है। जबकि लीज बेटा छोटे पीरियड की नहीं बनती है, लीज हमेशा लंबे समय की होती है। लीज हमेशा लंबे समय की होती है, ठीक है? जैसे 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की। तो लीज कभी भी छोटे पीरियड की नहीं होती है बेटा, लीज हमेशा लंबे पीरियड की होती है। तो ये आपका रेंटल और लीज है। और बेटा एक बात अगर मैं बोलूं ना, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है बेटा, दोनों में ट्रांसफर ओनरशिप का नहीं होता है। दोनों में ट्रांसफर किसका होता है बेटा? पोजेशन का। ट्रांसफर होता है ऑफ पोजेशन। दोनों में पोजेशन का ट्रांसफर होता है। ओनरशिप का ट्रांसफर ना रेंटल में होता है ना लीज में। ठीक है बच्चे, लो कॉपी करो। ये आपका हो गया बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट।
मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो रहा है सबको। तो बेटा इन सब चीजों को सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, इन सब को बेटा क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। हो गया? अच्छा, आ जाओ फिर मैं अगली बात अगर आपसे करूं, अगला क्या है? अगला है बेटा लाइसेंस। चलो इसको अलग से बात करते हैं। लाइसेंस क्या होता है बेटा? सिंपल बात। सेवेंथ बेटा लाइसेंस। मैं आपको एग्जांपल से देके बताता हूं बेटा। लाइसेंस बेटा याद रखना, जब आप किसी चीज का लाइसेंस लेते हो ना, तो दैट अमाउंट्स टू परमिशन ऑफ यूज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब लाइसेंस का क्या मतलब होता है? लाइसेंस का मतलब होता है आपने परमिशन ली है। अगर मैं बोलूं मैंने लाइसेंस लिया है, इसका मतलब मैंने परमिशन ली है। किस चीज की बेटा? यूज करने की। ठीक है, किससे परमिशन ली है बेटे? जो भी बेटा क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने यूज करने की परमिशन ली है। किससे? जो भी बच्चे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बेटा लाइसेंस में भी ना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आपके पास सिर्फ उस चीज का क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन। मतलब आपको राइट मिलता है ऑफ यूज। आप यूज कर सकते हो उस चीज को, लेकिन यह मत कहना कि वो चीज आपकी हो गई। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है लाइसेंस में, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। आप उस चीज को यूज कर सकते हो। जैसे हमारा बेलमेंट में होता था ना, बेलमेंट में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आपके पास सिर्फ असेट को यूज करने का, गुड्स को यूज करने का राइट आता है। ऐसा ही कुछ लाइसेंस में है। जैसे बच्चे हम लोग अपने डेली लाइफ में बेटा लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह ऑपरेट करते हैं बेटा। तो बेटा कंप्यूटर, जब आप लैपटॉप ऑपरेट करते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने पड़ते हैं डेली लाइफ में। ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का बच्चे क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस लिए आप उनके सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाओगे, अनटिल अनलेस बेटा आप पायरेटेड वर्जन वगैरह कुछ यूज कर रहे हो। तो याद रखना, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट लेना पड़ेगा फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको वो राइट टू यूज नहीं देगी, तब तक बेटा आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे बेटा हमने नॉर्टन एंटीवायरस डलवा रखा है बेटा अपने लैपटॉप में। अब मुझे ये बताओ, क्या नॉर्टन एंटीवायरस बेटा मैंने खरीद रखा है? नहीं बेटा, मैंने खरीद नहीं रखा है। मैंने नॉर्टन एंटीवायरस का लाइसेंस ले रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मुझे हर 1 साल के बाद उसे क्या करवाना पड़ेगा बेटा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास ओनरशिप नहीं आई है नॉर्टन एंटीवायरस की, सिर्फ उसका पोजेशन आया है। मतलब मैं नॉर्टन एंटीवायरस को यूज कर सकता हूं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरा हो गया। ऐसी बेटा मैंने टैली सॉफ्टवेयर डलवा रखा है ना, जिसका मैंने बेटा लाइसेंस ले रखा है। मैंने एमएस ऑफिस डलवा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसका मैंने बेटा क्या ले रखा है? लाइसेंस। पायरेटेड वर्जन में बिल्कुल नहीं यूज करता बेटा। हर चीज का मैंने क्या ले रखा है बेटा? लाइसेंस। इवन जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू
मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, वो सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने लाइसेंस लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पक्का? तो बेटा जब आप किसी चीज का लाइसेंस लेते हो ना, तो आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का सिर्फ क्या मिलता है बेटा? राइट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। आपको उस पीरियड के एक्सपायरी के बाद उस लाइसेंस को बेटा क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। तो दिस इज योर लाइसेंस। ठीक है बेटा, लाइसेंस को भी क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। और बेटा हमारे पास ना जो लास्ट आता है, देखो लास्ट जो आता है बेटा हमारे पास, वो आता है डिस्पोजल। लास्ट आता है बेटा डिस्पोजल। अब 8th पॉइंट, ये डिस्पोजल क्या होता है बेटा? देखना बेटा, पता है डिस्पोजल क्या होता है? जरा सुनना बेटा। वैसे ना सेल और डिस्पोजल में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन बेटा जनरली जो डिस्पोजल वर्ड है ना, डिस्पोजल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ करना बेटा, जनरली जो डिस्पोजल वर्ड है ना, वो असेट्स के लिए यूज होता है जो असेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। तो जो एक बात बताओ, एक असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल थी, आपने 10 साल बाद उसको बेच दिया स्क्रैप के भाव, तो आप ये नहीं कहोगे आपने बेचा, आप ये कहोगे आपने असेट डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जनरली बेटा जो डिस्पोजल वर्ड यूज होता है ना, वो यूज होता है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, असेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। बेटा डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। काफी हद तक सेल की तरह ही है, लेकिन जनरली बेटा सेल और डिस्पोजल में यही डिफरेंस है। डिस्पोज का मतलब क्या हुआ? छुटकारा पाना। और किसी चीज से छुटकारा कब पाओगे? एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जब उसका कोई काम ही नहीं है हमारे पास। असेट इज डिस्पोज्ड ऑफ एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। लो बेटा, तो ये 8 चीजें हैं बेटा जिनको क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। सब बताओ बेटा, समझ आया? कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे। तो बेटा इन 8 चीजों को क्या माना गया है? सप्लाई माना गया है। अच्छा अब देखो ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट बातें शुरू कर रहे हैं, सुनना मेरी बात। बेटा आप पता है क्या, सुनो, ठीक है, सेल इज सप्लाई, ट्रांसफर को सप्लाई माना गया है, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, इन सबको सप्लाई माना गया है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बेटा कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब इन 8 चीजों को सप्लाई तभी माना जाएगा व्हेन दे आर फॉर अ कंसिडरेशन। तो अगला डिस्कशन है हमारा कंसिडरेशन पे। आओ बेटा हेडिंग लिखो। चलो हेडिंग लिखो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन याद रखना बेटा, इन 8 चीजों को सप्लाई तभी माना जाएगा व्हेन दे आर फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और बेटा कंसिडरेशन होने को बेटा मॉनेटरी भी हो सकता है, कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है मतलब मनी टर्म्स में, और कंसिडरेशन होने को बेटा
नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन होने को मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी मतलब इन मनी टर्म्स, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। ठीक है। और बेटा नॉन मॉनेटरी में ना दो चीजें आती हैं। नॉन मॉनेटरी में दो चीजें आती हैं। पहला, अच्छा एक बात बताओ बेटा, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब बाटर हो गया ना बेटा। बाटर, बाटर में क्या होता है, कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी होता है, यानी गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, या फिर सर्विस इज एक्सचेंज्ड फॉर सर्विस, या फिर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सर्विस। दिस इज नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। बाटर, बाटर में बेटा कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी होता है। बाटर सिस्टम में कंसिडरेशन हमेशा नॉन मॉनेटरी होता है बेटा। तो कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी में ना बेटा एक और चीज आती है, टू डू एन एक्ट और फॉरबियरेंस। इस पे मैं बेटा बाद में आता हूं अभी। टू डू एन एक्ट और फॉरबियरेंस, इस पे मैं अभी बाद में आता हूं। तो कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, और होने को बचे कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी की एक चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे ध्यान से बेटा, मैं अभी जरा काम की बातें करूंगा आपसे। तो कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी। मॉनेटरी मतलब मनी टर्म्स में, जैसे कैश, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो ये सब बेटा क्या है, मनी टर्म्स में। ठीक है। मनी टर्म्स में आप पेमेंट बेटा कैश में कर सकते हो, आप चेक के थ्रू कर सकते हो, आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो इन मनी टर्म्स। ठीक है। अच्छा और बेटा अगर मैं इस पे आऊं थोड़ा सा, क्या कहा है मैंने, टू डू एन एक्ट और फॉरबियरेंस। बेटा फॉरबियरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना बेटा। फॉरबियरेंस का मतलब होता है बेटा टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना। याद रखना बेटा, किसी को बर्दाश्त करना, किसी को टॉलरेट करना ऑल्सो अमाउंट्स टू कंसिडरेशन। जैसे बेटा मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे दूं, समझ आ रही है बेटा बात सबको? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं बेटा। देखो बेटा हुआ क्या, ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये बेटा एक ना इंटीरियर डेकोरेटर है। ये इंटीरियर डेकोरेटर है। अब बेटा ये मिस्टर बी है। अब बेटा हुआ क्या, ये मिस्टर बी का ना बेटा एक फ्लैट है। ठीक है, उसने फ्लैट खरीदा है, जिसका उसे मिस्टर ए से क्या करवाना है, इंटीरियर डेकोरेशन। तो इन दोनों के बीच में बेटा
कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा मिस्टर बी ने मिस्टर ए से क्या कहा? मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि देख भाई, मैंने ये फ्लैट अपनी बेटी की मैरिज के लिए खरीदा है, मैं उसे गिफ्ट करना चाहता हूं उसकी मैरिज पे। उसकी मैरिज है आज से 2 दिन बाद, ठीक है। तो अब तू काम कैसे करता है वो तेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये फ्लैट 2 दिन के अंदर अंदर तैयार चाहिए। तू पूरा पूरा दिन 24-24 घंटे तू काम करवा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ्लैट तैयार चाहिए। कितने देर में बेटा? 2 दिनों के अंदर अंदर। ए ने कहा ठीक है कर देंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा और क्या है। तो ए ने अपना कंसिडरेशन बोला 50 लाख रुपीस। चलो, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया, ठीक है बेटा। सुनो, ये वो फ्लैट है बच्चे जो वो अपनी डॉटर को मैरिज पे क्या करना चाहता है बेटा? गिफ्ट करना चाहता है। ये जो फ्लैट है ये है बेटा मिस्टर बी का फ्लैट जो टॉप फ्लोर वाला है। ये है मिस्टर बीस फ्लैट, टॉप फ्लोर वाला, ठीक है बेटा। ये वो फ्लैट है जो जिसका इंटीरियर डेकोरेशन होना है। और ये है बेटा, इस फ्लैट में कोई रहता है मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स रहता है, एक्स वाई जेड कोई और पर्सन रहता है। अब सुनना ध्यान से बेटा। अब हुआ क्या बच्चे, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन करा ना, सुबह से रात तक 24 घंटे, तो बेटा उससे ना मिस्टर एक्स को दिक्कत हो रही है बेटा। क्योंकि ऐसा होता है ना बेटा, ठोका पीटी हो रही है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो मिस्टर एक्स को दिक्कत हो रही है, ठीक है। मिस्टर एक्स गया मिस्टर बी के पास और उसने कहा कि भैया इस काम को रोको, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एमडीडीए में मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, सुनो ध्यान से। अब मिस्टर ए आया पिक्चर में। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को क्या कहा, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने बच्चे मिस्टर एक्स को क्या कहा? मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कहा आप कहाँ रहते हो? मिस्टर एक्स ने कहा यही नीचे वाले फ्लोर में रहता हूं मैं, बहुत परेशानी कर रखी है तुमने, सारा दिन काम चलता रहता है, बंदा सो भी नहीं सकता। उसने कहा 2 मिनट आओ, मुझे अपना फ्लैट दिखाओ कैसा है, आपका फ्लैट कैसा है। तो मिस्टर ए उसके फ्लैट में गया और मिस्टर ए ने कहा यार आपका फ्लैट तो बहुत पुराना हो रहा है, बहुत टाइम से क्या इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह नहीं करवाया क्या? मिस्टर एक्स ने कहा उसको छोड़ो, काम की बात करो। मिस्टर ए ने कहा काम की तो बात कर रहा हूं, मैं करूंगा तुम्हारे फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन, मैं करूंगा तुम्हारे फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन। मिस्टर एक्स ने कहा भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भैया तुझे पैसे कहां से दूंगा मैं तेरे को, मेरे पास पैसा पूसा नहीं है और ना मुझे करवाना इंटीरियर डेकोरेशन। मिस्टर ए ने कहा तुझसे पैसा मांगा किसने, मैं तो तुझसे पैसा मांग ही नहीं रहा। तो मिस्टर एक्स कह रहा है मुझे क्या करना पड़ेगा फिर बदले में, इन रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा? मिस्टर ए ने कहा तुझे पता है क्या करना है, तुझे 2-3 दिन तक बस फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप रहना है बस। मतलब तुझे बदले में हम जो ऊपर काम कर रहे हैं ना मिस्टर बी के फ्लैट में, उसको बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days। तो बेटा दिस टॉलरेट करना अमाउंट्स टू कंसिडरेशन, इसे कंसिडरेशन माना जाएगा। और बेटा इस ट्रांजैक्शन पे क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी आ जाएगा। इसे सप्लाई मान लिया जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। तो याद रखना बर्दाश्त करना ऑल्सो अमाउंट्स टू कंसिडरेशन। समझ आया बेटा सबको?
कॉपी करो, चलो फिर आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे आ जाओ। अभी हम कंसिडरेशन की ही डेफिनेशन पे हैं बेटा, जरा एक बार नोट्स पे आना, एक बार नोट्स पे आओ बेटा। ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया बेटा, हमने सेल डिस्कस कर लिया, ट्रांसफर डिस्कस कर लिया हमने बेटा, हमने बार्टर डिस्कस कर लिया, एक्सचेंज, लाइसेंस हमने डिस्कस डिस्कस कर लिया, रेंटल, लीज हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्पोजल बेटा हमने डिस्कस कर लिया है ना। कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, और यहां पर बेटा एक बात देखना, यहां पर देखना बेटा, मैं जो बताऊंगा, कंसिडरेशन in relation to supply of goods or services or both includes any payment made or to be made whether in money और अदरवाइज। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई है, वेदर इन मनी और अदरवाइज मतलब कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और कंसिडरेशन आपका नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है। in respect to or in response to or for inducement of supply of goods and services or both whether by the recipient or by any other person। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, whether by the recipient or by any other person। याद है कुछ? चैप्टर 2 सीए फाउंडेशन लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन चैप्टर, याद करो अगर कंसिडरेशन की डेफिनेशन आपको याद हो। कंसिडरेशन बेटा कौन दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। कंसिडरेशन मुझे रेसिपिएंट भी दे सकता है या रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। याद करो वहां पर प्रॉमिसी था, कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है, प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई दूसरा भी दे सकता है। पक्का? चिन्नैया वर्सेस रमैया, है ना। तो एक बात है, ये इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कंसिडरेशन किसने दिया, रेसिपिएंट ने या रेसिपिएंट के बिहाफ पे किसी और ने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ सबको? बस वहां पर हमारा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन था, ठीक है। अच्छा अभी आओ, अभी आगे बेटा इंपॉर्टेंट बात करूंगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। चलो बेटा इस पे अब अगला डिस्कशन है मेरा, एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको। सब्सिडी देखना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, सब्सिडी एग्जाम्पल लिखो बेटा एक। बेटा एक ना कंसर्न है, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, ठीक है बेटा। ये जो मेसर्स एबीसी एंड कंपनी है ना, इसका बेसिकली बेटा काम क्या है, इसका बिजनेस क्या है बेटा? ये ना कॉपीज रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर करती है और स्कूल्स में सप्लाई करती है। तो इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपीज एंड रजिस्टर्स।
तो ये आपकी कॉपीज और रजिस्टर्स क्या करती है, मैन्युफैक्चर, और आगे बेटा स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में क्या करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, अब सुनो बेटे, अब हुआ क्या, एक ना गवर्नमेंट स्कूल है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल है बेटा, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटा उतनी अच्छी नहीं है, उतनी साउंड नहीं है, बेसिकली गरीब घर के बच्चे हैं ये लोग। अब सुनना ध्यान से, अब क्या हुआ, मैसर्स एबीसी एंड कंपनी इस गवर्नमेंट स्कूल में भी सप्लाई करती है बेटा, किस चीज की, कॉपीज एंड रजिस्टर्स की क्या करती है, सप्लाई। अब बेटा प्राइस जो चार्ज करती है ना, प्राइस जो चार्ज करती है मैसर्स एबीसी एंड कंपनी एक कॉपी रजिस्टर का, वो 80 रुपीज चार्ज करती है, एक कॉपी का 80 रुपए। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। बेटा अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसे बेटा पता चला, ठीक है, कि ये जो मैसर्स एबीसी एंड कंपनी है, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से एक रजिस्टर का 80 रुपए चार्ज कर रही है। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट ने मैसर्स एबीसी एंड कंपनी को कहा कि भैया तुम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से एक कॉपी का 80 रुपए नहीं ले सकते, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एक एक कॉपी का 80-80 रुपए देते रहे, तुम एक बच्चे से एक कॉपी का 50 रुपए से ऊपर तुम चार्ज नहीं करोगे। ठीक है भाई, मैसर्स एबीसीएन कंपनी ने पता क्या कहा, उसने कहा कि भैया हमें एक कॉपी को बनाने में, एक कॉपी को बनाने में 50 से ज्यादा का खर्चा आता है, 60 रुपए का खर्चा आता है, मतलब 60 रुपए का खर्चा आता है, तब हम 80 रुपए का बेचते हैं और 20 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, तो आप कह रहे हो हमें कि 60 रुपए की लागत आती है और वो कॉपी कितने की बेचो, 50 रुपए पे, तो 10 रुपए का नुकसान झेलूं, क्यों भाई, इससे अच्छा तो है मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में सप्लाई ना करूं, मैं तो प्राइवेट स्कूल्स में सप्लाई करूंगा, मैं नहीं सप्लाई करता गवर्नमेंट स्कूल्स पे, नुकसान पे कौन काम करेगा। भाई गवर्नमेंट ने कहा, भाई हम तुम्हें नुकसान पे काम करने को कहां कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से 50 रुपए से ऊपर नहीं लोगे। ठीक है, तुम्हें कितने का नुकसान हुआ, 30 रुपए का और चाहिए ना तुम्हें, वो 30 रुपए हम तुम्हें देंगे एज सब्सिडी, हमसे ले लो, 30 रुपए हमसे ले लो एज सब्सिडी। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से मांगने के बजाय हम तुम्हें एक रजिस्टर पे 30 रुपए की क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। भाई तुम्हें तो 80 रुपए से मतलब है, 50 रुपए बच्चों से ले लेना, 30 रुपए हमसे ले लो। तो हमसे हम कितने की सब्सिडी देंगे, 30 रुपए की हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे। इससे क्या होगा, तेरा भी काम हो गया, तुझे 80 रुपए चाहिए था तुझे मिल गया, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का भी काम हो गया, उन्हें ज्यादा पैसा एक कॉपी रजिस्टर के लिए देना नहीं पड़ेगा। बात बताओ समझ आई। अब बेटा यहां पर अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा क्या है कि जीएसटी जो आएगा, सपोज सपोज कॉपी रजिस्टर पे जीएसटी सपोज 12% का है, मुझे यह जानना है कि ये 12% का जीएसटी, ध्यान से बेटा सुनना, 80 पे आएगा या बेटा 50 पे आएगा। तो बेटा उन्होंने ना एक बात कही है कि जो जीएसटी आता है ना, वो कंसिडरेशन पे आता है, और सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। मतलब बेटा इस सब्सिडी को कंसिडरेशन माना ही नहीं जाता है, नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे
चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, उसे बच्चे सब्सिडी मान उसे सॉरी कंसिडरेशन माना नहीं जाता है। और जब वो कंसिडरेशन ही नहीं है तो उसमें फिर जीएसटी कैसे आ जाएगा? तो बताओगे बेटा जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? जीएसटी कैलकुलेट होगा 50 रुपए पे। इस पे कैलकुलेट होगा 12% का जीएसटी। तो याद रखना, अगर आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो वो सब्सिडी कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होती है और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। अगर सब्सिडी किसने दी है बेटा? सेंट्रल और स्टेट ने। एक बात याद रख लेना, हो सकता है आपको सब्सिडी कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिए, कोई एनजीओ दे आपको सब्सिडी, तो बेटा उसे कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पे भी क्या आएगा? जीएसटी आएगा। तो बेटा किसको कंसिडरेशन नहीं माना गया है? सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। अब चाहे सेंट्रल ने दिया हो चाहे स्टेट ने दिया हो। However, if subsidy is given by non-government organization, तो उसे कंसिडरेशन माना जाएगा। कॉपी करो बेटा यहां तक पहले। लो बच्चे कॉपी कर लो। तो याद रखना बेटा, अगर आपको सब्सिडी किसने दी है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा सब्सिडी दी है, तो याद रखना उसे कंसिडरेशन माना जाएगा और बेटा उस पर क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। तो नीचे एक नोट डाल के लिखना, however, however, if consideration is given by any person other than government, oh sorry, subsidy, if subsidy, however, if subsidy is given by any person other than government, then it shall be included in consideration. Then it shall be included in कंसिडरेशन। तब उसे कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा बेटे। देन इट शैल बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। लो बच्चे कॉपी करो। तब उसे कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने दिए, बीएड सेंट्रल बीएड स्टेट, तो उसे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे चलें। आओ देखो बेटा, एक और मुझे अभी ना इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है बेटा। ठीक है, बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, आगे की बात वही है। इन रिस्पेक्ट टू और इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज whether by recipient or any other person but shall not include any subsidy given by central or state government। ठीक है, तो वही बात है, सुनना मेरी बात जो मैं आगे कहूंगा आपसे। Provided that a deposit given in respect of supply of goods and services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies the deposit as consideration for the said supply। very very important बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आ जाओ, हेडिंग लिखो डिपॉजिट। डिपॉजिट। अब बेटा यहां पर हम कौन से डिपॉजिट्स की बेटा बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। मैं आपको एग्जांपल देके बेटा समझाता हूं, अभी सुनो।
ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। से मेसर्स एबीसी एंड कंपनी है, और ये बेटा सपोज आपका बीएसएनएल है। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा हुआ क्या, ये जो मेसर्स एबीसी एंड कंपनी है ना, इसने बीएसएनएल का लगवाया एक लैंडलाइन कनेक्शन, एक लैंडलाइन लगवाया बीएसएनएल का अपने ऑफिस में। तो बीएसएनएल का लगवाया एक लैंडलाइन कनेक्शन। ठीक है बच्चे। अब बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आप कोई लैंडलाइन वगैरह लगवाते हो ना बीएसएनएल का, तो बेटा लगवाने के टाइम पे आपको बीएसएनएल के पास कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है बेटा, जो बेटा रिफंडेबल होती है। मतलब जब आप ये कनेक्शन कटवाओगे तो वो सिक्योरिटी आपकी क्या हो जाती है बेटा, रिफंड। और सपोज मैंने सिक्योरिटी जमा करवाई 5,000 रुपए, तो मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ने कितनी सिक्योरिटी जमा करवाई, 5,000 रुपए। अब सुनना बेटा, बेटा एक बात याद रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन बेटा माना नहीं जाता है बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नेवर अ कंसिडरेशन। क्यों बच्चे, क्यों कंसिडरेशन नहीं माना जाता? क्योंकि बेटा रिफंडेबल होता है भाई। जब भी वो लैंडलाइन कनेक्शन कटवाएगा तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रिफंड हो जाता है, तो इसे कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। और क्योंकि कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे पे कभी भी बेटा जीएसटी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये पैसा रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे पे बेटा कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नो जीएसटी। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, सुनो। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे बेटा जीएसटी नहीं आएगा, क्यों? उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा रिफंडेबल होता है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ना ने 2 साल 3 साल इस लैंडलाइन कनेक्शन को यूज करा, ठीक है। और मेसर्स एबीसी एंड कंपनी अब इस लैंडलाइन कनेक्शन को कटवाना चाहती है, ठीक है। तो वो कनेक्शन कट करवाना चाहती है। अब वो लैंडलाइन यूज नहीं करना चाहती है, तो वो बीएसएनएल के कनेक्शन को क्या करवाना चाहती है बेटा, कट करवाना चाहती है। ठीक है। अब बेटा जब आप कोई कनेक्शन कट करवाते हो ना बेटा, तो बीएसएनएल क्या करेगा, आपका पेंडिंग बिल देखेगा कि आपका कितना बकाया बचता है देने वाला। तो बीएसएनएल ने अपने रिकॉर्ड्स देखे और उन्होंने देखा कि यार मेसर्स एबीसी एंड कंपनी का 6,000 रुपए बनता है देने वाला। कितना बनता है, 6,000 रुपए बनता है देने वाला। आपको पता है बीएसएनएल क्या करेगा, आपसे 6,000 लेगा? नहीं बेटा, बीएसएनएल आपसे 6,000 नहीं लेगा। बीएसएनएल इस 5,000 को आपके बिल में क्या कर देगा बेटा, एडजस्ट। मतलब वो आपके 6,000 में से माइनस कर देगा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000। बात समझ आई? ठीक है भाई, 5,000 उन्होंने आपको लौटाना था, तो लौटाने के बजाय उन्होंने आपके बिल में एडजस्ट कर दिया। तो बीएसएनएल अब आपसे कह रही है कि आपको कितना पैसा देना है, 1,000 रुपए देना है हमें बैलेंस। तो बीएसएनएल को मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ने नेट बेटा कितना पैसा देना है, 1,000 रुपए। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो आपके बिल में ही क्या कर दिया उन्होंने, एडजस्ट कर दिया। बात समझ आई? ठीक है, लिखो बेटा, एडजस्टेड सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्टेड इन बिल।
तो बीएसएनएल ने आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपके लैंडलाइन के बिल में क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट। अब पता है बेटा गवर्नमेंट ने अब क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो वैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, उस पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन लेकिन अगर आपने इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एडजस्टेड, अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट करा अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, देन it shall be included in consideration, then it shall be included in consideration, फिर इसे कंसिडरेशन माना जाएगा, then it shall be included in consideration, and accordingly GST shall be charged. If security deposit is adjusted against supply of goods or services or both, then it shall be included in consideration and accordingly GST shall be charged. तो बेटा अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट करा तो याद रख लेना उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, उसे कंसिडरेशन का हिस्सा माना जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में जीएसटी बेटा 6,000 पे लगेगा, 1,000 पे लगेगा या 5,000 पे लगेगा, तो बेटा 1,000 पे तो लगना ही है, 1,000 पे तो लगना ही है, 5,000 पे भी लगेगा, 5,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट बेटा आपके बिल में क्या किया गया है, एडजस्ट। यानी कहने का मतलब यह है पूरे 6,000 पे बेटा आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, पूरे 6,000 पे, ना कि 1,000 रुपए पे। पूरे 6,000 पे बेटा आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्योंकि सोचो ना, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने बिल में एडजस्ट ना करा होता तो बताओ पूरे 6 पे जीएसटी आता या नहीं, बिल्कुल आता। तो याद रखना अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट कर भी दिया तो भी जीएसटी बेटा पूरे 6 पे ही आएगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। लो बेटा कॉपी कर लो। ये हमारे बच्चे कंसिडरेशन की पूरी डेफिनेशन हो गई। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, एक तो सब्सिडी का और एक बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। फिर आगे देखते हैं बच्चे। चलो करें। अब देखो बेटा मेरे पास मेरी और क्या क्या बातें बेटा क्लॉज एक ही रह गई। यहां पर देखो कंसिडरेशन हो गया पूरा। अगला क्या है, बाय अ पर्सन। तो बेटा पर्सन में कौन कौन आता है वो तो हमने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ा हुआ ही है ना। कौन कौन आएगा बेटा पर्सन में, देखो पर्सन में बेटा सब आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, बॉडी कॉरपोरेट, incorporated or not in India, outside India, society, trust, central government, state government, artificial judicial person not falling in any of the above। तो सब बेटा इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, सोसाइटी, सबको बेटा पर्सन की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। और बच्चे लास्ट पॉइंट जो थोड़ा सा मुझे आपसे डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा क्लॉज ए फिनिश हो जाएगा बेटा। वो क्या है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, पता है बेटा ये जो 8 चीजें थी ना, उन्होंने कहा इन्हें सप्लाई
तभी माना जाएगा जब ये चीजें करी गई हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए ये सारी चीजें, तभी इन्हीं को बेटा सप्लाई माना जाएगा और इन पे जीएसटी आएगा। क्या कहने का मतलब है? आओ बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लिखो बेटा हेडिंग, डी पॉइंट, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेटा उन्होंने कहा कि वो जो 8 चीजें थी ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, इन 8 चीजों को सप्लाई तभी माना जाएगा जब बिजनेस के कोर्स में करी गई है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए। बेटा मिस्टर ए की ना अपनी एक पर्सनल कार है, ठीक है, और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी पर्सनल कार मिस्टर बी को बचे सेल कर दी फॉर ₹4 लाख। तो मिस्टर ए ने अपनी पर्सनल कार मिस्टर बी को सेल कर दी 4 लाख रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये सेल, तो देखो सेल है बेटा, फॉर अ कंसिडरेशन है, बाय अ पर्सन है, लेकिन 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 बेटा उसने अपनी पर्सनल कार बेची है ना, उसने अपनी पर्सनल कार बेची है। इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। उसका बिजनेस थोड़ी ना है कार्स को खरीदने बेचने का। इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, उसके बिजनेस का हिस्सा थोड़ी ना है ये। उसने अपनी पर्सनल कार बी को बेची, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो बेटा इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना गया है, नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई। इस ट्रांजैक्शन को बेटा सप्लाई नहीं माना गया है। सप्लाई के लिए इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। हां, अब एक बात बताओ, हां मिस्टर ए का बिजनेस ही अगर बेटा कार्स को खरीदने बेचने का होता, बिजनेस ही है कार्स को खरीदने बेचने का, तो उस केस में मिस्टर ए जो कार बेचेगा वो कार उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इट इज इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, तो बेटा उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पे जीएसटी आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर नोट डाल के लिख देता हूं, हाउएवर इफ मिस्टर एज business is to purchase and sell cars, then such transaction shall be in course of his business, then such transaction shall be in course of his business। ठीक है, फिर लिखना, it will be regarded as supply, it will be regarded as supply and GST
shall be charged accordingly, and GST shall be charged accordingly, और उस ट्रांजैक्शन पे बेटा जीएसटी चार्ज किया जाएगा। बताओ बेटा, क्लियर हुआ पूरा सबको? तो मेरे ख्याल से बेटा क्लॉज ए के 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहले क्लॉज पॉइंट में तो हमने 8 एग्जांपल्स करे किन किन को सप्लाई माना गया है। उनको सप्लाई तभी माना जाएगा व्हेन दे आर फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपका बिजनेस उसी चीज का होना चाहिए, तभी उसको बेटा सप्लाई माना जाएगा। ओके बेटा, चलो चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लॉज ए हमारा फिनिश हो गया, क्लॉज बी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।